हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट में जुड़ चुके हैं। आईटी वालों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। आईटी का ये सब्जेक्ट पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो रहा है। वैसे तो काफ़ी प्रीवियस समय से मैं इस सब्जेक्ट को टीच कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन में हमारा ये सब्जेक्ट पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो प्रीवियस कोई वीडियो नहीं है, इसलिए अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट होने वाला है। काफ़ी स्कोरिंग और आईटी के कह सकते हो, आईटी और मैनेजमेंट के मिक्स सब्जेक्ट है, जिसमें आईटी की थोड़ी मिनिमम स्किल्स और मैनेजमेंट की मैक्सिमम स्किल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। आप कह सकते हो कि 70% इसके अंदर मैनेजमेंट है और 30% जो है वो आईटी के पैरामीटर्स हैं। दोनों ही चीज़ें इंटरेस्टिंग रहेगी। यदि किसी ने बीसीए कर रखा है या बीटेक सीएस में कर रखा है तो उसके लिए फ्रूटफुल या हेल्पफुल सब्जेक्ट होगा, लेकिन यदि नहीं कर रखा तो चिंता मत करिए, पूरी सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस से स्टार्ट करने से पहले अपन इसका थोड़ा सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। लाइक कि जब बिजनेस में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, तो बेसिक जो फर्स्ट यूनिट में चलेगा वो इसका इंट्रोडक्शन और इसके जो टाइप्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, इसके बेनिफिट्स हैं, इसका बिजनेस में परसेप्शन है, उसका यूज़ किया जाएगा। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, आइए अपन फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वापस वही इन्फॉर्मेशन कि यदि आपने बुक्स अभी तक परचेज नहीं करी है तो आप हमारी ई बुक परचेज कर सकते हो। 849 रुपीज़ में सारी की सारी आपको बुक्स, यानी कि इसकी जो आपकी 7 सब्जेक्ट्स की बुक्स है वो अवेलेबल हो जाएगी। 2 आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उसके 3 सब्जेक्ट्स की हो गई, यानी टोटल 6 हो गई और एक कंपलसरी, टोटल 7 बुक्स 849 रुपीज़ में। यदि आप हार्ड कॉपीज़ की रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं तो 1699 में आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाएगी। विदिन 4 to 5 वर्किंग डेज के अंदर ये पैन इंडिया हम डिलीवर्ड कर देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप बाय करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी हैंड रिटन और ईजी वे के अंदर मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट अपन आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के इंट्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले क्लाउड का मतलब तो ऐसे बादल होता है, कंप्यूटिंग का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर से जो सेवाएं हम ले रहे हैं, जो कंप्यूटर की सर्विसेज हो रही है उसके ऊपर बात होती है फॉर बिजनेस। तो सबसे पहले अपन क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बात करते हैं। बुकिश डेफिनेशन क्या कह रही है, बुक ये कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर्स, एनालिटिकल ओवर द इंटरनेट और द क्लाउड। यानी अब मान लीजिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को मेरे को यूज़ करना है। अब वो सॉफ्टवेयर किसी और जगह रखा हुआ है, मेरे एक दोस्त मिस्टर पिंटू के पास में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? मिस्टर पिंटू के पास में रखा हुआ है। अब मैं पिंटू के पास जाता हूं और कहता हूं कि मेरे को आपका ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। वो कहता है ठीक है, आइए घर पे अपना ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए। मैं उसके घर जाता हूं और ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूं। फिर मैं एक दिन कहता हूं यार पिंटू, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता, मेरे को ये सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट की मदद से यूज़ करने के लिए दीजिए। वो कहता है ठीक है, हम इसका कुछ चार्ज ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मिस्टर पिंटू मेरे को वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए इंटरनेट की हेल्प से उसका एक्सेस प्रोवाइड कराता है। मैं मेरे कंप्यूटर के ऊपर उसका आईपी एड्रेस डालता हूं और वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाता हूं। इसी को ही क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर हो गया, स्टोरेज हो गया, अदर काइंड ऑफ सर्विसेज हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये सारी की सारी सर्विसेज हम ओवर द इंटरनेट यूज़ करते हैं। इसी को ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। जैसे बेसिकली आप कंप्यूटर में क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे अपने डेटा का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, वो आप क्लाउड पे करते हैं। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों करा जाए सर, वो सॉफ्टवेयर अपन घर क्यों नहीं ले आए? हो सकता है कि मेरे घर पे जो लैपटॉप है, मेरे घर पे जो कंप्यूटर है, वो इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं हो। अब मान लेते हैं कि अपन, जैसे कि आप सभी जानते हैं पबजी के दीवाने, उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। 1.5-2 GB का गेम रहता है, बढ़ते बढ़ते 4-5 GB तक हो जाता है उसकी फाइल वगैरह बढ़ते हुए, और हाई स्पीड आपको रैम की रिक्वायर्ड होती है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब मेरे पास जो है वो छोटा मोबाइल है, छोटा मोबाइल यानी कि जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी हाई लेवल की नहीं हो सकता है उसमें 1 GB रैम है ना, एक डेटा सेट में चलते हैं 1 GB रैम है, लेकिन मेरे पास उसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। तो उस इंटरनेट कनेक्शन से मैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता हूँ। मीन्स अब ये बैरियर ख़त्म हो गया है। पहले ये बहुत सारे बैरियर थे कि जो हाई स्टोरेज के गेम्स थे या हाई स्पीड के कह सकते हो जिनमें रैम की रिक्वायरमेंट थी, वो गेम केवल हाई कॉन्फ़िगरेशन के पीसी में ही चलते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, हम ये क्लाउड सर्विसेज में कुछ अमाउंट पेड करते हैं ताकि वो इंटरनेट की हेल्प से हम वो सारे के सारे गेम को एक्सेस कर पाते हैं बिना बग आए हुए, बिना लैग आए हुए।
स्मूथली वो रन होते हैं हर पीसी के ऊपर। मतलब नॉर्मल जो 2 GB की रैम रहती है उनके ऊपर भी ये वो स्मूथली रन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम क्लाउड कंप्यूटिंग से वो वर्क कर रहे होते हैं। तो एक तरीके का एक कह सकते हो कि एक गेम चेंजर है, क्योंकि आज जो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी डिमांड करते हैं, और वो हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग उसमें हेल्प करती है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने सॉफ्टवेयर के लिया। इसके अलावा स्टोरेज में एक बहुत बड़ा इसका योगदान है ना। आज सारी के सारी इंटरनेट पे वेबसाइट सब क्लाउड के ऊपर जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा डेटा हमको मिल जाता है और हमको बहुत कम मिनिमम अमाउंट उसके लिए खर्च करना पड़ता है। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का? इवोल्यूशन इंटरनेट के साथ में ही चल रहा पैरेलल। 1960 के अंदर कंप्यूटिंग अपनी स्टार्ट होना शुरू हुई, कंप्यूटर्स बनने शुरू हुए, है ना। 1960 तक मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होने शुरू हुए, उनके टर्मिनल यूज होने, तब तक क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं आया था। फिर 1970 से 80 के अंदर वर्चुअलाइजेशन शुरू हुआ, जिसके अंदर फिजिकल मशीन यानी कि एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शुरू हुआ। जब हमारे डोस कह सकते हो और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का उदय होना शुरू हुआ। उसके बाद में जब थर्ड हमारा इमरजेंस ऑफ द इंटरनेट, यानी कि ये थर्ड ही पॉइंट है उसका, थर्ड इमरजेंस 1990 में जब मैं पैदा हुआ था, है ना, तो तभी के समय थोड़ा हमारा इंटरनेट का भी उदय हुआ, तभी इंटरनेट भी आया और हमारा एक तरीके का ग्राउंड वर्क आपका क्लाउड कंप्यूटिंग अभी तक आया नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो इंटरनेट के आने के बाद हुआ है, क्योंकि सर्विसेज हम इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल से याद रखना है अपन को। 1960 का एरा था, फिर 70 to 80 का एरा था, 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ इंटरनेट, और उसके बाद ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स शुरू हुए, जैसे कि अपना MS ऑफिस शुरू हो गया, है ना, और माइक्रोसॉफ्ट टीम अपनी शुरू हो गई, IBM शुरू हो गया, जिन्होंने एक सर्विस प्रोवाइडिंग करना शुरू कर दिया। जो ग्राफिक डिज़ाइन का काम कर रहे थे, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराना इन्होंने शुरू करा, और इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा 2000 के अप्रॉक्स में कि सॉफ्टवेयर बना के भी पैसा बनाया जा सकता है। और उसके बाद वेब 2.0, अभी तो 5, 4 तो 6 तक चल रहा है, लेकिन 2.0 स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर मिडिल 2000 में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को कंफर्म कर दिया गया मॉडल। देख, ये क्या करते थे, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते थे, सेल्स फॉर ऑफरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। अब ये जो सॉफ्टवेयर थे ये ओवर द इंटरनेट भी स्टार्ट हो गए। मतलब पहले तो वो सॉफ्टवेयर आपको आपके पीसी में इंस्टॉल करना होता था और फिर रन होता था, लेकिन अब ये ओवर द इंटरनेट भी कुछ सर्विसेज जो हो गई वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी डेवलप होनी शुरू हो गई। लाइक कि अभी तो आपको वर्ड टू PDF कन्वर्ट करना हो तो बहुत से बंदे सेव एज का ऑप्शन ही क्लिक नहीं करते, वो डायरेक्ट इंटरनेट पे जाएंगे, कोई आई लव PDF पे चले जाएंगे, स्मॉल PDF पे चले जाएंगे, वहाँ पे वो फाइल ड्रॉप करेंगे और वर्ड टू PDF कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो उनको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो ये बेसिकली 2000 से स्टार्ट हुआ, ये हमको सीखना है। उसके बाद 6 में आके एक इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज ही चलता था, फिर थोड़ा सा और प्रमोशन में गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, यहाँ पर जो है अमेजॉन और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बिग कंपनीज की स्टार्ट हुई, जिन्होंने पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना शुरू किया, सर्विसेज भी देना शुरू किया और प्लेटफॉर्म भी देना शुरू किया। आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, सेस क्या है ना, सेस क्या है, पैस क्या है, ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई। गूगल ने स्टार्ट किया, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग भी शुरू करा, क्लाउड पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल शुरू करे, और लाइक गूगल क्लाउड स्टोरेज भी शुरू हुआ, इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का स्टोरेज भी शुरू हुआ, बहुत सी कंपनीज आई इसके अंदर। तो सेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना शुरू किया और एक प्लेटफॉर्म भी, प्लेटफॉर्म जहाँ से वो यूज़ किया जा सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा आपको एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट भी काम भी हम भी करेंगे, सारी सर्विसेज भी हम ही देंगे, पूरा का पूरा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि अब आपको आपके पीसी से केवल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म वाला है उसके अंदर जो सर्विसेज आप उसके ऊपर यूज़ करना चाह रहे हो वो भी हमसे ही ले लो। यानी कि अगर आप जैसे ERP सॉफ्टवेयर है ना, एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है कि आप अपने भी वहाँ पर काम कर लीजिए, और अपना जो जैसे कि आपको एम्प्लॉय की अटेंडेंस लेनी हो, एम्प्लॉय का पेरोल स्ट्रक्चर बनाना हो, एम्प्लॉय के लीव मैनेजमेंट करना हो, एम्प्लॉय के अदर बेनिफिट्स के ऊपर, फ्रिंग बेनिफिट्स के ऊपर वर्क करना हो, तो ये आप हमारी सर्विसेज, हमारे सॉफ्टवेयर को इंटरनेट की हेल्प से ले लीजिए। लाइक कैनवा हो गया, वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर है। क्लियर हो गया है ना।
मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज जो हम इन्हीं का ही थोड़ा सा विस्तृत रूप देख रहे हैं, मॉडर्न रूप देख रहे हैं, मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग एनवेल्स द रोबस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस मॉडल एनकम्पेसिंग पैस आ गया, सैस आ गया, ठीक है, न्यूअल मॉडल आ गए, बहुत सारे इसके अंदर मॉडल आ गए, फंक्शन एज ए सर्विस, एवरीथिंग एज ए सर्विस, इट सपोज, यानी कि डिफरेंट टाइप्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के हैं। अभी तो वैसे तो क्लाउड कंप्यूटिंग के पब्लिक और प्राइवेट माने जाते हैं, हाइब्रिड ये 3 माने जाते हैं, और बट ये मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग के आप कह सकते हो कि डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें सेस है, पेस है, और आगे अपन देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है, सारे डाउट आपके क्लियर हैं, तो फील फ्री टू कमेंट, एक कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ईजी हमको सब्जेक्ट लग रहा है, और वास्तव में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है आईटी वालों के लिए। अब क्लाउड के मॉडल्स हैं, है ना। क्लाउड के मॉडल्स का मतलब होता है कि वो क्लाउड की, अब क्लाउड का मतलब ये बादल मत समझ लेना आप, है ना। क्लाउड का मतलब ऐसे फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर ही वो डेटा सेव होता है, वो सर्वर्स होते हैं जो फिजिकल एनवायरनमेंट्स में ही रहते हैं, लेकिन बोला क्लाउड जाता है कि हवा में आपका डेटा है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन वो फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर ही रहते हैं, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से लॉन्च हो रहे होते हैं, और थोड़ा सा इसका इनबिल्ड ऐसा इंक्रिप्शन ऐसा है कि उसको क्रैक करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है, इवन द सुपर कंप्यूटर। अब क्लाउड के मॉडल्स हैं, क्लाउड के मॉडल्स यानी कि जहाँ पर वो डेटा स्टोर रहता है उसके मॉडल है। सबसे पहला जो सबसे कॉमन मॉडल है वो पब्लिक मॉडल है, लाइक गूगल स्टोरेज है, क्लाउड का पब्लिक स्टोरेज है ना। हम भी जाएंगे उसके ऊपर डेटा स्टोर करेंगे, और वहाँ सर गूगल की हमने सर्विसेज ले ली, अमेजॉन की सर्विसेज ले ली, है ना। ये हमारे क्लाउड के पब्लिक के स्टोरेज, यानी पब्लिक डोमेन में आपका वो डेटा रखा हुआ है। अब वो डेटा तो आपका सिक्योर्ड है, ऐसा नहीं है कि हर कोई वो एक्सेस कर सकता है। मेरा जीमेल का अकाउंट कोई भी लॉगिन करके उसको एक्सेस कर सकता है, उसका आईडी और पासवर्ड है। अगर वो क्रैक नहीं हो रहा है, अगर आपने कोई मिसप्लेस नहीं हो रहा, आपने किसी को बताया नहीं, तो वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है वो पब्लिक क्लाउड पे। अब वो जो डेटा है वो आप जब चाहें डिफरेंट डिवाइसेस से, लाइक मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, है ना, डिफरेंट डिवाइसेस से आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये पब्लिक डोमेन में आपने एक पर्टिकुलर कोई जगह ले ली है, उस पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर, एक पूरे का पूरा जो नेटवर्क है उस पर एक पर्टिकुलर आपने कोई जगह ले ली है, ये पब्लिक क्लाउड है। अब नेक्स्ट होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड बेसिकली आप कह सकते हो किसी कंपनी के खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ पर जो क्लाउड रहने वाला है, वहाँ पर जो डेटा रहने वाला है, वो केवल एक पर्टिकुलर कंपनी को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जियो कंपनी ने खुद का एक क्लाउड बना दिया कि हमारा डेटा जो है ये इसी पे ही रहेगा, ये प्राइवेट क्लाउड है। अब ये सर्विसेज तो www के थ्रू मिल रही है, इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन अपन को ये बात मान के चलनी है कि ये प्राइवेट क्लाउड है। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब मैं एक थोड़ा सा www की बात निकली है, वैसे तो आईटी वाले आप सभी मेधावी छात्र हैं, लेकिन आपको छोटी सी बात समझा देता हूँ कि इंटरनेट और इंट्रानेट, ईथरनेट, ये सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस है, और 1 मिनट में आप समझ जाओगे। देखो जो www है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास मान लेते हैं कंप्यूटर है, ठीक है, हमको जो भी चीज़ स्टोर करनी है इसी कंप्यूटर के ऊपर करनी पड़ती है। और ये कंप्यूटर से अगर मेरे को दूसरे कंप्यूटर पे लिंक करना है, यानी C1 से C2 पे मेरे को लिंक करना है, तो मेरे को इंटरनेट की हेल्प लेनी होती है, ठीक है। इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है कि सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अधिकतर सारी, क्योंकि अब एक डार्क नेट का एक अलग ही जोन है, एक अलग ही एरा है। हम जो वेबसाइट्स देखते हैं वो 5% है, 95% वेबसाइट तो हम एक्सेस ही नहीं कर पाते, वो डार्क नेट पे अवेलेबल रहती है। इलीगल जितनी भी चीज़ें हैं वो डार्क नेट पे चलती है, क्रिप्टो के थ्रू उनमें पेमेंट होता है, वो अलग है कह रहा है, लेकिन अपने कोर्स से अभी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि इंटरनेट में है क्या। इंटरनेट बस यहाँ पर जो भी फाइल अवेलेबल हो रही है वो यहाँ पर दिखाई दे, ये इंटरनेट है। तो जितनी भी वेबसाइट्स जो हम आज देख पा रहे हैं, लाइक गूगल देख पा रहे हो, आप फेसबुक देख पा रहे हो, मेरी वेबसाइट जो dranandvyas.com आप देख पा रहे हो, वो यहाँ पर स्टोरेज है। लेकिन दिख कहाँ रही है? C2 पे दिख रही है। तो ये हेल्प कौन ले रहा है? इंटरनेट ले रहा है। यानी ये C1 से C2 में कुछ लिंक होना चाहिए। अब ये लिंक कितना फास्ट हो सकता है? अगर ये केबल के थ्रू होगा तो ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिशन है, लेकिन आज इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्शन बैठाया जाता है, यानी कि वो फिजिकल केबल नहीं पहुंचाई गई, सैटेलाइट के थ्रू पहुंचाया गया, तो इंटरनेट आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट आ रहा है,
माफ़ी चाहूँगा थोड़े से टेक्निकल ग्लिच के लिए, है ना। हाँ, तो हम जो थे C2 में थे। हाँ, तो C2 के अंदर क्या है कि अब यहाँ पर आपको जो डेटा देखने को मिल रहा है, अब जो मोबाइल के थ्रू आप डेटा देख रहे हो वो ओवर द इंटरनेट है, यानी कि एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट में सिग्नल्स जा रहे हैं और वहाँ से वो डेटा आ रहा है। अब ये इंटरनेट ही है ना। इंटरनेट क्या होता है, जब ये यहाँ पर सर्वर अपना है नहीं, दूसरी जगह अपन ने कोई सर्वर बना रखा है डी करके और उससे 10 कंप्यूटर जोड़ दिए। अब वो केबल के थ्रू, लाइक कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो इंटरनेट पे रहता है, वो इंटरनेट पे नहीं रहता। लाइक कि अगर मैंने एक लखनऊ में एंट्री पास करी, कहीं अकाउंट में पैसे जमा कराए, तुरंत वो दिल्ली की ब्रांच में दिखने लग जाएंगे कि हाँ पैसे जमा हुए या निकाले। वो इंटरनेट से रहता है, वहाँ पर सर्वर का केवल उनका अलग है। हो सकता है कि मोबाइल में नेटवर्क चल रहा हो, वो कहते हैं ना SBI वाले, SBI के बारे में ही जोक बनते हैं। खैर अब तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है SBI ब्रांचेस में, लेकिन कहते हैं ना कि सर सर्वर डाउन है, तो उनका सर्वर डाउन है यानी उनका इंटरनेट डाउन है। तो इंटरनेट दोनों अलग है। यहीं पे हम जो देख रहे हैं वो प्राइवेट क्लाउड एक सिस्टम अलग है, यानी कि एक कंपनी जो अपना डेटा एक पर्टिकुलर पूरा स्पेस पे ले लेती है कि ये पर्टिकुलर पूरा एरिया मेरा रहेगा और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के साथ भी हमारा शेयर नहीं होगा। डेटा सिक्योरिटी इसमें मेन एस्पेक्ट रहती है। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, आधा हिस्सा पब्लिक का, आधा हिस्सा प्राइवेट का, कुछ पब्लिक के डोमेन में आ जाता है, कुछ प्राइवेट के डोमेन में आ जाता है। नेक्स्ट होता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी, कुछ एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो या 5 फोर्स ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, फर्म्स कह सकते हो, वो अपना एक क्लाउड स्टोरेज रखती है, वो अपनी एक सिस्टम रखती है। लाइक कि आप देखिए जो अपना शेयर मार्केट चल रहा है वो एक कम्युनिटी क्लाउड के ऊपर स्टोरेज है। क्यों? क्योंकि उनका जो डेटा है वो कुछ ही एक्सेस किया जा सकता है कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, है ना। कि हम चाहें कि इस शेयर को मैनिपुलेट कर दें, बाय सेल का ऑर्डर लगा दे, तो नहीं हो सकता। हमको उनके पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से ही वो ऑर्डर करना होगा, या जैसे ग्रो हो गया, 5 पैसा हो गया, एंजल 1 हो गया, तो उनके थ्रू कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो डेटा जो है, वो क्लाउड जो है, वो स्टोरेज जो है वो शेयर्ड किया जाता है, वो कम्युनिटी क्लाउड है। हाइब्रिड क्लाउड भी आपको समझ में आ गया, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड भी आपको समझ में आ गया। अब क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑन डिमांड सर्विसेज। यूजर कैन प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज सर्वर्स, टाइम, नेटवर्क स्टोरेज ऑटोमेटिकली विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरेक्शन विथ ईच सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती हैं, ऑन डिमांड सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो गया। अब उसको डेटा को कब तक स्टोर रखना है, क्या रखना है, वो एक बार उसमें पैरामीटर फिक्स हो गया, एक बार उसका एल्गोरिदम बन गया, वो चलता रहेगा। ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस यानी कि डिफरेंट फॉर्म से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन, है ना, वर्क स्टेशंस, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग का मतलब एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। रिसोर्स पूलिंग में क्या होता है कि मैं और आप किसी एक वर्कशीट के ऊपर साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो। लाइक गूगल एक्सेल है, मैं भी एक डेटा एंट्री कर रहा हूँ, सामने वाला भी डेटा एंट्री कर रहा है, दोनों अलग अलग कॉलम के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो एक ही वर्क स्टेशन के ऊपर दोनों पार्टी साथ में काम कर सकते हैं। वो रिसोर्स पूलिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, क्योंकि हम एक सर्विसेज ले रहे हैं। रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी हम इसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। आपने कभी कैनवा यूज़ किया होगा या कोई भी अगर ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा जो ओवर द इंटरनेट है, वो ऑटो सेव के ऑप्शंस के साथ आता है ना। तो इलास्टिसिटी इसमें काफ़ी फास्ट रहती है ना, स्केल किया जा सकता है। आज मेरे को अगर 5 टेराबाइट का डेटा मैंने ले रखा है, 5 टेराबाइट की स्टोरेज ले रखी है, अगर मैं 20 टेराबाइट की स्टोरेज पे जाता हूँ तो विद इन अ फ्यू क्लिक्स मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, है ना। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि साल भर लगेगा, 6 महीने लगेगा, बिजनेस बढ़ेगा तब होगा, नहीं। आप रैपिड इलास्टिसिटी कितना भी जल्दी इसको स्ट्रेच कर सकते हो, मेजर्ड कर सकते हो, जो सर्विसेज मिल रही है उसका कितना अमाउंट हम यूज़ कर रहे हैं, क्या इसका एनालिटिक्स हमको मिल जाता है। लाइक कि हमारी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए, कितने बच्चे आए जिन्होंने वो पेमेंट पेज पे गए, डिटेल्स डाली लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए, फेल्ड हो गया उनका पेमेंट, या उन्होंने पेमेंट करे बिना वो आउटर हो गए, या कितनों ने पेमेंट करा, वो सारी की सारी चीज़ें ट्रैक हो जाती हैं। तो ये मेजर्ड हो जाती है आपकी सर्विसेज। रैपिड इलास्टिसिटी है, रिसोर्स पूलिंग है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, है ना। कंपोनेंट्स भी कह सकते हो। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम है ना, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। एक तो स्केलेबिलिटी, स्केल कितनी भी करी जा सकती है, लार्जर वे में अंदर है। फ्लेक्सिबिलिटी है
क्लाउड कंप्यूटर फ्लेक्सिबल होता है, यानी डिफरेंट प्रोवाइडर्स डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर की सर्विसेज है, स्टोरेज की सर्विसेज है, नेटवर्किंग की सर्विसेज है, डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करी जाती है। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वो कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज है, यानी ये रिड्यूस करता है हमारी कॉस्ट को। आज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को 1 टेराबाइट की स्टोरेज चाहिए तो कितना पैसे की हार्ड ड्राइव लानी पड़ेगी, 5000 4000 की हार्ड ड्राइव लानी पड़ेगी। अगर 2 टेराबाइट 10 टेराबाइट 15 टेराबाइट की स्टोरेज चाहिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मुझे हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं 20 टेराबाइट की स्टोरेज गूगल से मांगता हूं तो कुछ रेंटल देके, यानी कि 1000 1500 2000 रुपये देके मैं वो स्टोरेज कर सकता हूं और मेरा एक्टिविटी फुलफिल कर सकता हूं, है ना। यानी कि ये सारी चीज़ें करी जा सकती है, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड कहलाता है। इसके अलावा ये एक्सेसिबल है, एसेसिबिलिटी है, यानी कि हर जगह से इसको यूज़ किया जा सकता है। यही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स मैंने बोला था ना, दोनों सिमिलर है। रिलायबिलिटी, अब रिलायबल होता है, विश्वसनीय है, क्योंकि ये एक सिक्योर नेटवर्क के थ्रू होता है। एनक्रिप्शन इसका थोड़ा टफ होता है, टफ यानी कि इसको सुपर कंप्यूटर को भी क्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार क्रैक हो जाए तो फिर वो सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सेस करी जा सकती है। सिक्योर्ड होता है, ठीक है। और मैनेजेबिलिटी होती है, इसके अंदर मैनेज किया जा सकता है। जब आपको सर्विसेज ज़्यादा चाहिए तब ज़्यादा अमाउंट पेड कर दो, जब सर्विसेज कम चाहिए तो कम अमाउंट पेड कर दो। मैनेजेबल होता है, कॉस्ट रिडक्शन करता है, स्केलेबिलिटी होती है, सिक्योर्ड होता है, रिलायबल होता है, ठीक है। और रिलायबल भी इसलिए कि वो डेटा मिस नहीं होने वाला, वो डेटा इरेज नहीं होने वाला, डेटा करप्ट नहीं होने वाला। बेसिकली ये प्रॉब्लम डेटा करप्शन की भी आती है कि पेन ड्राइव में रखा डेटा भी कितनी बार करप्शन देखा गया है ना, कि सर वो वहाँ पर एक बार पेन ड्राइव टच करी थी, उस कंप्यूटर में लगाई थी, वो डेटा आ ही नहीं रहा है, सारा की सारी फाइल हिडन्स हो गई है। तो ऐसा बहुत से बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आती है, बट ये क्लाउड पर ऐसा नहीं होता। आप गूगल स्टोरेज पर कोई फाइल अगर सेव कर दोगे तो उसके बाद उसमें कभी वायरस आने की संभावना तो नहीं है कि वायरस के कारण वो प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के एसेंशियल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स अपन ने पढ़ लिए। अब एसेंशियल्स में क्लाउड कंप्यूटिंग के वैसे बेसिकली टाइप्स ही आप मान के चलना। तो इसके क्या एसेंशियल है, सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्रोवाइड वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, इंक्लूड सर्विस लाइक वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल करा रहे हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है, स्टोरेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, यानी कि हमने क्या दिया है, आपको कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। नेक्स्ट कौन कौन देता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज देते हैं। अब नेक्स्ट होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म अलाउइंग कस्टमर टू डेवलप एंड रन मैनेज एप्लीकेशन विदाउट डीलिंग विद द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर तो हमने किसी को स्टोरेज कैपेसिटी दे दी। अब किसी बंदे को .NET जावा PHP से कोई काम करना है ना, लेकिन उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास वो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, या अपन कह देते हैं कि गेम खेलना है तो गेम के लिए उसके पास वो रैम की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और ये सारे जितने भी गेम्स हैं जो हाई कैप रैम के हैं वो एक्सेस करिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज आ जाता है। इसलिए यही गूगल ऐप इंजन्स, माइक्रोसॉफ्ट, अब आपको गूगल और अमेजॉन का नाम याद कर लेना क्योंकि इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 कंपनियां टॉप में चल रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। एक तो प्लेटफॉर्म दे दिया, एक अपन ने प्लेटफॉर्म दे दिया जहां से वो डिफरेंट गेम्स यूज़ कर रहा है, एक अपन ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जहां पे वो स्टोरेज कर रहा है, एक वो कह रहा है सॉफ्टवेयर में लाइक गूगल शीट आ गया, गूगल एक्सेस आ गया, गूगल वर्क प्लेस आ गया, है ना, कैनवा आ गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 आ गया। अब माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर भी सेम फीचर्स है ना, लाइक गूगल दे रहा है वैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 भी दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट के किसी MS ऑफिस, MS एक्सेल की शीट को कहीं से भी ओपन करिए, कहीं से भी क्लोज करिए, सेम टाइम पे उसके अंदर वर्क करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, 3 तो आप समझ गए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस समझ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए, प्लेटफॉर्म समझ गए। अब नेक्स्ट आ जाता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या है, क्लाउड स्टोरेज आपको प्रोवाइड करा रहा है बेसिकली स्टोरेज कैपेसिटी, जो आपको प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में भी देखने को मिला है। क्लाउड स्टोरेज, गूगल क्लाउड स्टोरेज है, वन क्लाउड स्टोरेज है, डिफरेंट क्लाउड स्टोरेज है। इनका बेसिकली काम एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर की केवल और केवल एक ही इकाई से है, वो है क्लाउड स्टोरेज। सर तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड स्टोरेज सेम है? हाँ, लेकिन क्लाउड स्टोरेज केवल इतना सा है और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, इतना थोड़ा अपन को ध्यान रखना है। देखिए क्लाउड स्ट्रक्चर केवल इतना सा और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल स्टोरेज नहीं होता, उसके अंदर नेटवर्किंग भी आ जाती है ना।
तो क्लाउड स्टोरेज में हम केवल अपना डेटा रख पाते हैं। आगे चलते हैं क्लाउड सिक्योरिटी। अब कंपोनेंट्स में आते हैं क्लाउड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, पॉलिसी, डिजाइन, एप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड द एन्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई, एक्सेस मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, मॉनिटरिंग। ये हमारा एक बेसिकली एक सिक्योरिटी सेंटर्स टाइप है। आप इसको कह सकते हो फायरवॉल प्रोवाइड कराना, एंटीवायरस प्रोवाइड कराना, या आपको जो आपने अपना क्लाउड बना रखा है, प्राइवेट क्लाउड बना रखा है, उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, वो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। अब ये क्लाउड सिक्योरिटी वैसे तो हर क्लाउड के अंदर रहती है, गूगल का ले लो, अमेजोन का ले लो, माइक्रोसॉफ्ट का ले लो, वो इनबिल्ड उसके अंदर रहती है ना। आप देखना जहाँ भी आपकी वेबसाइट लिखी हुई होगी ना, वहाँ पर एक ताला लगा हुआ होगा, है ना, इस तरीके का कोई ताला बना हुआ रहता है वहाँ पे। तो उस ताले का मतलब है वो सिक्योर्ड है। बहुत सी जगह वो ताला होता है, बहुत सी वेबसाइट में वो ताला नहीं होता, पर यूजुअली वो क्लाउड सिक्योरिटी में, और वो ताला खरीदा भी जाता है। मतलब वो ताला जो है वो अभी अपन उसकी जब टेक्निकल लैंग्वेज में अंदर चलेंगे तो मैं बताऊंगा HTTP क्या है, HTTP क्या है, और वो जो HTTPN जो उसका फ्रेमवर्क है वो भी क्या है। सारी चीज़ें अपन उसकी जब टेक्निकल में चलेंगे तब अपन देखेंगे। तो क्लाउड सिक्योरिटी आपको समझ में आ गया। क्लाउड मैनेजमेंट टूल्स। अब क्लाउड मैनेजमेंट में भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक कि अब मैंने क्लाउड पे स्टोरेज तो ले लिया, वहाँ पर उसका मैनेज करना, डेटा का आर्किटेक्चर करना, डेटा डिज़ाइन करना, उसको मॉनिटर करना कि कौन सा डेटा है, कौन सा डेटा डिलीट हुआ है, उसकी कॉस्ट रन करना, ये भी ऑटोमेशन के काम होते हैं। मीन्स कि क्लाउड भी दिया जा रहा है, क्लाउड को जो टूल्स यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी वो हेल्प कर रहे हैं। तो क्लाउड मैनेजमेंट टूल्स भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आ जाता है, क्लाउड सर्विसेज भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी आ जाता है, प्लेटफॉर्म सर्विसेज भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी आ जाता है, और क्लाउड स्टोरेज भी आ जाता है। ये इसके कंपोनेंट्स में है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या होते हैं क्लाउड स्टोरेज के, अभी तक तो आप सारी चीज़ें सीख ही गए होंगे। बेनिफिट यही है कि एक तो ये कॉस्ट सेविंग होता है ना, स्केल किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा रिकवरी हो जाती है, डिज़ास्टर रिकवरी होती है। डिज़ास्टर रिकवरी यानी कि पूरा का पूरा आपका ऑफिस जल के नष्ट हो गया, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऑफिस जल के नष्ट हो गया तो वो डेटा कहाँ है? डेटा तो स्टोर रखा जाता है ना। किसी बैंक में चोरी हो गई, पैसे लूट लिए गए है ना। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, एक जगह दंगा हो रहा था, तो मतलब दंगा तो क्या, एक तरीके का आंदोलन वहाँ पर चल रहा था, और उपद्रवी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, ठीक है। उपद्रवी लोग एक बैंक के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यार ये बैंक को लूट लेते हैं, आज तो सरकार से डायरेक्ट पैसा अपन अपने अकाउंट में ले लेते हैं। तो बहुत से बड़े बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा नहीं, इस बैंक को मत लूटो, इस बैंक में हमारा अकाउंट खुला हुआ है इस बैंक में हमारा अकाउंट खुला हुआ है। तो अब आप ये सोचिए कि क्या बैंक लूटने पे उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि पीछे RBI है, RBI है, वहाँ तो केवल आपने पैसा रख रखा है, लेकिन गारंटी किसकी है? RBI की। तो वो डिजास्टर रिकवरी के अंदर क्या होता है, मशीन जल गई, सब कुछ जल गया, कंप्यूटर जल गया, लेकिन स्टोरेज जहाँ पर है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, अगर जैसे लिंक्डइन में, अभी हमारी बात ले लो, हम इतना सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, IT सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, लिंक्डइन का अकाउंट हमारा हैक हो गया था, और फिर उसके ID, पासवर्ड, फ़ोटो, फिर पता चला कि करीबन 1.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा के लिंक्डइन के अकाउंट उसी दिन हैक हुए थे। और गलती हमारी थी कि हमने स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करा था उस समय पासवर्ड में। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि स्पेशल कैरेक्टर हमेशा पासवर्ड में यूज़ करा करें, उससे थोड़ा सा आपकी पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाती है, मतलब 1000 टाइम्स, है ना। डिज़ास्टर रिकवरी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, ऑटोमेटिक अपडेट्स, यानी कि कोई नई चीज़ आती है, कोई नया अपडेट आता है, आपको भी एप्लीकेशन पे आ जाता है ना, नया अपडेट आया है, इसी तरीके से सर्वर पे भी आपको पता चल जाता है। परफॉर्मेंस फास्ट होती चली जाती है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि डेटा अगर कहीं पे अलग स्टोर है तो सिक्योर्ड बन जाता है, और वो एन्क्रिप्शन के थ्रू है, इसलिए माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का डेटा इंडिया में, चाइना का डेटा चाइना में रहना चाहिए, चीन का डेटा चीन में, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर एक बात और आपको ध्यान में रखनी कि एन्क्रिप्शन बेस चलता है। ये एन्क्रिप्शन बेस क्या है, ये भी अपन आगे वाली यूनिट्स में अंदर सीखने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, जिसके पास स्केलेबिलिटी है, कॉस्ट कम है और फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ही। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कोलैबोरेशन होगा, नई नई चीज़ें सीख पाओगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि 5 जने मिलकर अगर एक वर्क स्टेशन को यूज़ कर पा रहे हैं तो वहाँ पर उस वर्क स्टेशन में फास्ट क्विक काम होगा,
ठीक है। अब बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये तो अपन ने इसके बेनिफिट देख लिया, अब आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी याद रखना है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस है। तो इसमें सिंपल सा जो फर्स्ट यूनिट का अंदर क्वेश्चन बनता है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन में आता है, मोस्ट रिपीटेटिव में, अंतिम प्रहार में भी आएगा, वो यही है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ बताइए। सबसे पहला कॉस्ट इफेक्टिव होती है, स्केल करी जा सकती है, बिजनेस को कंटिन्यूअली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, डिजास्टर में रिकवरी प्रोवाइड कराती है, ग्लोबल रीच। आज हम ग्लोबल गूगल, अमेजोन की बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग से ये हेल्प कर पाते हैं। इनोवेशन होती है, एजिलिटी देती है, एजिलिटी यानी लचक, यानी कि फास्ट रिकवरी, फास्ट हम मूव कर सकते हैं, यानी कि कभी तो 10 टेराबाइट ले लिया हमने, कभी 2 टेराबाइट ले लिया, तो वो एजिलिटी हमारे पास रहती है। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मेरा डेटा सिक्योर्ड है। और आईटी पर्सपेक्टिव से, आईटी के लिए क्या ज़रूरी है क्लाउड कंप्यूटिंग में, एक तो रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन होता है। रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन कब हो सकता है? जब उस रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर पाते हैं। आज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक हाई एंड के कंप्यूटर को ही अगर वो यूज़ कर सकता है तो एक ही बंदा उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर मैंने उसको क्लाउड बेस पे बना दिया तो उसको लाखों लोग यूज़ कर सकते हैं। तो रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन होता है। और एक ही चीज़ को 500 लोग यूज़ करेंगे विद कॉस्ट इफेक्टिव में, तो कहाँ, आईटी के लिए भी बढ़िया है। ईज़ ऑफ मैनेजमेंट, मैनेज करना ईजी, क्योंकि एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करना होता है, 50 जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होता। सिक्योरिटी एज कंप्लायंसेस भी इजी हो जाते हैं। ऑटोमेशन, अपडेट्स हमको प्रोवाइड हो जाते हैं और मेंटेनेंस इजी रहता है। डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट भी इसका इजी रहता है। डिजास्टर रिकवरी मीन्स आपने ये देखा कि सारे के सारे ऑलमोस्ट पॉइंट जो है बिजनेस और आईटी के सिमिलर ही हैं। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी इसका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब आईटी के थोड़े और इसके टर्म्स के अंदर अपन आगे चलेंगे और धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।